मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राहुल अग्रवाल आदर्श ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा प्रीवियस क्लास के अंदर है ना, हम किसको डिस्कस कर रहे थे? हमने बाइनरी ऑपरेशंस एंड देयर एक्जियम्स, है ना, उस बाइनरी ऑपरेशन और उसके एक्जियम्स। फर्स्ट एक्जियम वाज associativity, second one is existence of identity, third one is existence of inverse, and the last one is commutativity. We have discussed all four axioms, है ना? Okay, in today's class we will discuss our next chapter number 2, inverse trigonometrical function. Okay, before discussing chapter number 2, first we will discuss some rest questions of exercise 1.4. Okay, in exercise 1.4 I think we have discussed question number, last question which was discussed is question number 8 or 7, sorry question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 तक हम प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, यहाँ पे 11, इनमें आई थिंक प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को नहीं आनी चाहिए। अगर फिर भी अगर आपको आती है तो मैंने आपको नंबर अपने दिए रखे हैं, वहाँ पे आप मुझे कर देना। सैटरडे को अपन क्या अपना डाउट सेशन रखेंगे, उसके अंदर जो क्वेश्चन पहले बाकी रहे हैं और जो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है उनका डिस्कशन हम करेंगे। मैं एक बार देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, कंसिडर अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन डिफाइन एज A star B is equal to A square plus B square. A star B is equal to A square plus B square. ऐसे लिखा हुआ है। चूज द करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट आंसर चूज करना है, जिनमें आपको क्या क्या पूछा है। एक तो कम्यूटेटिव पूछा है और एक आपको एसोसिएटिविटी पूछी है। तो आपको देखना है कि एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी इन दोनों लोगों को ये फॉलो करता है या नहीं करता। तो सबसे पहले बात करते हैं कम्यूटेटिविटी की, है ना। तो कम्यूटेटिविटी के लिए आप क्या कर लेंगे, आपको पता है कि A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार है, तो A स्टार B आप निकालेंगे। A स्टार B आपके पास कितना आएगा? इट इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर एंड B स्टार A and it is B square plus A square. A square plus B square is equal to B square plus A square. That is why this operation star is commutative. Okay, commutative तो ये है। Second, associativity. For associativity, A star B star C should be equal to A star B star C. First we will find A star B star C. To find A star B star C, first we will found A star B. Okay? हमें पता है कि कोई भी जो ऑपरेशन स्टार होता है वो आपके पास एसोसिएटिव कब होता है? जब A स्टार B स्टार C किसके इक्वल आ जाए? ये इक्वल आ जाए A स्टार B स्टार C के, इसके इक्वल आ जाए, तब वो एसोसिएटिव होता है। तो इसमें पहले हम क्या करते हैं, इधर वाले पार्ट को फाइंड आउट करेंगे और फिर इधर वाले पार्ट को फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम इसको फाइंड आउट कर रहे हैं। A स्टार B स्टार C। A स्टार B स्टार का मतलब आपके पास क्या है? दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, ये तो स्टार का मतलब। तो यहाँ पर आपने क्या किया, दोनों का स्क्वायर करके आपने ऐड कर दिया। फिर आगे क्या लिखा है? स्टार C। ऐसा पहले इनको डिफाइन किया। A स्टार B का मतलब क्या था? दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो इसकी जगह हमने स्क्वायर करके ऐड कर दिया। आगे स्टार C लिखा था, हमने स्टार C लिख दिया। वापस स्टार आ गया ना, तो स्टार का मतलब क्या है? दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो वापस दोनों का स्क्वायर करके आपको क्या कर देना है? ऐड कर देना है। तो हमने क्या किया, दोनों का स्क्वायर करके और फिर उनको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। दोनों का स्क्वायर करके हम क्या करेंगे? दोनों का स्क्वायर करके हम क्या कर देंगे? उनको ऐड कर देंगे। अब इसका LHS हमने कर लिया, अब इसका हम RHS करेंगे। तो इसका RHS हमारे पास क्या लिखा है? RHS में लिखा है A स्टार B स्टार C। यहाँ पे सबसे पहले हमें किसको डिफाइन करना है? पहले हम डिफाइन करेंगे B स्टार C को, B स्टार C को। तो B स्टार C का मतलब आपके पास क्या हुआ? स्टार का मतलब है दोनों को स्क्वायर करके ऐड करना है। तो आपने दोनों को स्क्वायर करके आपने क्या कर दिया? ऐड कर दिया, है ना। दोनों को स्क्वायर करके आपने क्या कर दिया? ऐड। वापस स्टार आ गया, तो स्टार का मतलब दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो आपने दोनों को स्क्वायर करके ऐड किया। क्या दोनों बराबर आ रहे हैं? क्या नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो ऑपरेशन है वो आपके पास क्या है? ये जो ऑपरेशन आपके पास कम्यूटेटिव तो है, लेकिन आपके पास ये एसोसिएटिव नहीं है। उसने पूछा है आपके पास कि एसोसिएटिव वगैरह दोनों आपको बताने हैं, तो आप कह देंगे कम्यूटेटिव तो है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है। ये था हमारे पास लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.4। ओके,
दिस वॉज और क्वेश्चन नंबर 13. ओके, क्वेश्चन में क्यूब था a स्टार बी इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब. मैंने स्क्वायर से डिफाइन कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. जहां जहां पे मैंने स्क्वायर किया है आप वहां पे क्या कर देना, क्यूब कर देना. तब भी क्या रहेगा, कम्यूटेटिव तो रहेगा लेकिन आपके पास एसोसिएटिव नहीं होगा. जैसे इसने लिखा है इस स्टार कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव. Option B is correct. Okay. Now question number 12. State whether the following statements are true or false. है ना, justify your answer. For an arbitrary binary operation star on a set n, a star a is equal to a for all a belongs to n. आपके पास इस बार कैसे डिफाइन है? अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट इज डिफाइंड बाय on a set n पे डिफाइन है and it is defined by a star a is equal to a for all a belongs to n. for all a belongs to n. आपको क्या करना है, उसने कहा state whether the following statement are true or false. है ना, कि true है या फिर false है. उसने कहा ये बाइनरी है क्या, आपको ये बताना है कि ऑपरेशन बाइनरी है क्या. तो देखो आप ऑपरेशन डिफाइन कैसे हैं कि नेचुरल नंबर रखने पर, दो नेचुरल नंबर रखने पर आपको वापस क्या मिल रहा है, एक नेचुरल नंबर. ए को ए से स्टार के साथ करेंगे तो आपको वापस क्या मिलेगा. ओके, है ना. क्वेश्चन कैसे डिफाइन है ये, ए स्टार ए इक्वल्स टू ए. ए क्या है, एक नेचुरल नंबर है ना. तो दो नेचुरल नंबर, इसमें दो नेचुरल नंबर को ऑपरेट करने पर आपके पास वापस ए क्या है, नेचुरल नंबर. आपके पास बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है, हम जानते हैं बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास होता है ए को ए से रिएक्ट करवाने पर अगर वापस हमें क्या मिल जाए, ए ही मिल जाए. ए स्टार ए टेंस टू ए, अगर वापस ए ही मिल जाता तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो नेचुरल नंबर को हम रिएक्ट करवा रहे हैं, दो नेचुरल नंबर को ऑपरेट करवाने पर हमें वापस क्या मिला है, नेचुरल नंबर मिला है. अगर यहाँ पे मैं 1 लेता हूं तो 1 स्टार 1 1, 2 स्टार 2 2, 3 स्टार 3 3, 4 स्टार 4 4. मतलब आपको वापस क्या मिलेगा, वापस आपको एक नेचुरल नंबर मिलने वाला है. और अगर नेचुरल नंबर आपको मिलता है तो आप क्या कहेंगे कि आपके पास वो क्या है, एक ये एक बाइनरी ऑपरेशन है. समझ रहे मेरी बात को. ओके, फिर हम आगे चलेंगे, उसको देखते हैं. ठीक है, इसके हमारे पास इसका सेकंड पार्ट हमारे पास क्या, उसमें भी हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट दे रखा है वो स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है. तो आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे और देखेंगे जरा मेरे साथ में. 1 मिनट बेटा, है ना, जस्ट अ मिनट. कॉल आ गया था बीच में इसलिए थोड़ा सा, है ना. ओके, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं. इसका ओके, सेकंड पार्ट क्या लिखा है, इफ स्टार इज अ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन n देन a स्टार b स्टार c इज इक्वल टू c स्टार b स्टार a. ओके, है ना. आपको बोला है कि अगर स्टार क्या है, कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव है इसका मतलब a स्टार b किसके इक्वल होगा, b स्टार a के, है ना. यहाँ पे आगे क्या लिखा है उसने, a स्टार b स्टार c, a स्टार b स्टार c इज इक्वल टू c स्टार b स्टार a, c स्टार b स्टार a. अब देखो आपको बताना है कि इसके इक्वल होगा कब, जब ये कम्यूटेटिव है. तो मुझे एक बात बताना जरा सारे स्टूडेंट्स, अगर स्टार कम्यूटेटिव है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, a स्टार b स्टार c को मैं c स्टार b लिख सकता हूँ ना, क्योंकि कम्यूटेटिव है ऑपरेशन स्टार. Operation star is commutative. If operation star is commutative, then B star C can be written as C star B. Okay? Okay. अब देखो यहाँ पे वापस स्टार आया ना, यहाँ पे वापस स्टार आया है ना. और स्टार क्या है आपके पास, कम्यूटेटिव है. कम्यूटेटिव A स्टार दिस, तो दिस स्टार है. अब इनको भी कम्यूट कर सकता हूं मैं, तो इनको भी कम्यूट कर दिया तो हमने क्या आ गया, C स्टार B स्टार A. तो ये इसको मैंने कम्यूट किया, कम्यूट करते ही इसके बराबर आ गया क्या, well it is true. Okay? First one was true, second one is also true. Okay, okay. This was our question number 12, है ना. Okay, question number 11. Let A is equal to n cross n and star be the binary operation on A defined by. इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, इस बार कैसे डिफाइन है उसको देख लेंगे हम. Question number 11. Look at board. Question number 11. Question number 11 is let A equals to n cross n. A is equal to n cross n and B star be the binary operation on A defined by. And operation कैसे define है? Operation is defined by
ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी इज इक्वल टू ए प्लस सी बी प्लस डी, ऐसे डिफाइन है। तो आपको क्या करना है, शो दैट स्टार इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर स्टार ऑन ए इफ एनी। आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले आपको बताना कि स्टार जो है वो कम्यूटेटिव है या नहीं है, फिर बताना एसोसिएटिव है या नहीं, और फिर लास्ट में हमें क्या बताएंगे हम इसका कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। इतनी बातें हमें वन बाय वन डिस्कस करनी है। अब मेरी बात को सुनना, अभी तक हमारे पास हो क्या रहा था, जो रिलेशन जो फंक्शन जो डिफाइन था वो फ्रॉम ए टू ए टू बी, आर टू आर, एन टू एन, ऐसे डिफाइन था। तो हमारे पास जो एलिमेंट आते थे वो किसके, ए स्टार बी, ए और बी, एक एक एलिमेंट के बीच में आपके पास क्या आ जाता था, स्टार आता था। लेकिन यहां पर देखो कैसे डिफाइन है, ए से ए में, एफ डिफाइन फ्रॉम ए टू ए से ए में डिफाइन है। लेकिन ए है क्या, A is a Cartesian multiplication of n cross n of n. It means your function f is defined from n cross n to n cross n. मतलब इसका डोमेन क्या आएगा, n cross n. n cross n मतलब n cross n मतलब कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन, और कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो किसके फॉर्म में होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होते हैं। तो इसके जो एलिमेंट्स आएंगे वो किसके फॉर्म में आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। इसलिए उसने देखो दो ऑर्डर्ड पेयर के बीच में ऑपरेशन डिफाइन किया है, और कुछ भी नहीं है। वैसे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा आपको, मैंने तो ऐसे बस बता दिया है, बाकी आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको कुछ भी दिया जाए हम क्वेश्चन कर लेंगे। ओके, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट कम्यूटेटिविटी ऑफ दिस ऑपरेशन स्टार। ओके, फॉर कम्यूटेटिविटी okay, what you will say, we will say star operation star be commutative if a star b is equal to b star a। ये आप लिख लेना, मैं लिख नहीं रहा हूं, है ना। ऑपरेशन स्टार be commutative if a star b is equal to b star a, है ना। ऐसा होना क्या चाहिए आपके पास, a star b शुड बी इक्वल टू बी स्टार ए। अगर ऐसा होता है तो आप कहेंगे कि आपका जो ऑपरेशन है दैट इज कम्यूटेटिव। ओके, अब इसको हम वन बाय वन सॉल्व कर, सॉरी ए स्टार बी नहीं, यहाँ पे ए स्टार बी क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में है। तो इस बार हम क्या ले लेंगे, सॉरी लोकेट बोर्ड, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लेंगे। ए कामा बी स्टार बी कामा सी शुड बी इक्वल्स टू बी कामा सी स्टार ए कामा बी। ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। इस पूरे को अगर हम ए एज्यूम कर लेते हैं तो ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम इनको डिस्कस करेंगे। देखो जरा, हम फॉर कम्यूटेटिविटी ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू बी कामा सी स्टार ए कामा बी। अब देखो जरा क्या करेंगे, पहले हम इधर वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे, फिर उधर वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहले इधर वाले पार्ट को देखते हैं। now a कामा b स्टार b कामा c, पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसका मतलब स्टार का मतलब क्या है आपके पास, स्टार कैसे डिफाइन है, अगर इन दोनों के बीच में स्टार है तो करना क्या है, दोनों के फर्स्ट एलिमेंट को ऐड करना है और दोनों के सेकंड एलिमेंट को ऐड करना है। तो ये स्टार क्या हो जाएगा, स्टार पहले दोनों के ऐसे डिफाइन है कि क्या करना है आपको, फर्स्ट एलिमेंट को ऐड करके लिखना है और सेकंड एलिमेंट को ऐड करके लिखना है। तो फर्स्ट एलिमेंट को ऐड करके लिखा a प्लस बी और सेकंड एलिमेंट a प्लस सी, सॉरी a प्लस सी। डिफाइन कैसे है, ये है a प्लस सी, फर्स्ट एलिमेंट को ऐड किया तो a प्लस सी और b प्लस डी, ऐसे इधर वाला शो कर लिया हमने। अब इधर वाले को देखते हैं, एंड क्या, b कामा सी स्टार, b कामा सी नहीं यार, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया बेटा यहाँ पे, है ना। a कामा b स्टार c कामा d लेना था हमें, तो यहाँ पे भी हम c कामा d लेंगे, ऐसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी, है ना। ओके, ये क्या करेंगे, a कामा b स्टार c कामा d और फिर c कामा d स्टार a कामा b, ऐसे। तो स्टार कैसे डिफाइन है, स्टार में फर्स्ट एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, सेकंड एलिमेंट को आपस में ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट को ऐड किया c प्लस a कामा d प्लस b, तो देखो दोनों इक्वल है क्या,
फर्स्ट एलिमेंट ए प्लस सी प्लस ए की बात है, बी प्लस डी प्लस बी, सेकेंड एलिमेंट भी इक्वल है। दिस इंप्लाइज स्टार इज कम्यूटेटिव, स्टार इज कम्यूटेटिव। ओके, स्टार हमने कम्यूटेटिव बता दिया। अब हमें बताना एसोसिएटिविटी। क्या बताएंगे? एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी ये कैसे बताएंगे? ध्यान से देखना, ये अच्छा है। एसोसिएटिविटी के लिए होना क्या चाहिए? होता है ए स्टार बी स्टार, 3 एलिमेंट्स लेते हैं, लेकिन हर बार 3 एलिमेंट लेते हैं तो इस बार क्या लेने पड़ेंगे? 3 ऑर्डर्ड पेयर लेने पड़ेंगे। कि इस बार क्वेश्चन किस में डिफाइन है? ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। तो वहां पे अगर एलिमेंट के फॉर्म में होता था तो हम 3 एलिमेंट्स लेते थे, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में है तो 3 ऑर्डर्ड पेयर लेंगे। कैसे? ए बी सी डी और ई एफ, है ना, ऐसे। तो देखो हमने क्या कर लिया इस बार, ए कामा बी स्टार सी कामा डी, है ना, स्टार ई कामा एफ। ये बिल्कुल ऐसे देखो, इसको पूरे को ए अज्यूम करो तो ए स्टार बी स्टार सी, है ना, ऐसे तो होता है ए स्टार बी और फिर स्टार सी। पहले इनको क्लब कर दे, फिर दूसरी तरफ उधर वाले को दोनों को, तो इस दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? ए कामा बी स्टार और यहाँ पे आ जाएगा सी कामा डी स्टार ई कामा एफ। अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे ना तो मैंने दोनों में कुछ अलग नहीं, है ना। देखो क्या है, इस बार में ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखें तो मैंने वही किया है जो हम हर बार करते हैं एसोसिएटिविटी के अंदर। क्या? इसको अगर हम ए अज्यूम करते हैं तो ए स्टार बी, ऐसे तो करते हैं, ए स्टार बी स्टार सी। ये नहीं करते क्या? ये तो करते हैं। तो देखो ये ए स्टार बी, ये छोटा वाला ब्रैकेट लगता है, लेकिन यहाँ पे मुझे बड़ा वाला लगाना पड़ेगा, पहले छोटा वाला ब्रैकेट इसलिए। तो ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, है ना, ऐसा ही है। तो देखो अब पहले इधर वाले को सॉल्व करेंगे, फिर उधर वाले को देखेंगे दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो पहले इधर वाले को सॉल्व करते हैं। नाउ पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व किया आपने कितना? तो देखो पहले इन दोनों के बीच में स्टार है ना, तो स्टार का मतलब क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट को ऐड करो और सेकंड वाले एलिमेंट को भी ऐड करो। तो फर्स्ट वाले एलिमेंट को हम ऐड कर देंगे, कितना होगा? ए प्लस सी कामा बी प्लस डी। ये फर्स्ट एलिमेंट को हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया, सेकंड एलिमेंट को ऐड कर दिया। ये वाला स्टार हमने डिफाइन कर दिया। स्टार का मतलब था फर्स्ट एलिमेंट को ऐड करो, सेकंड एलिमेंट को ऐड करो। आगे क्या है? आगे वापस लिखा है स्टार ई कामा एफ। ठीक है, वापस स्टार आ गया ना। स्टार क्या करेगा? स्टार कहता है कि फर्स्ट एलिमेंट को ऐड करो और सेकंड एलिमेंट को ऐड कर दो। तो मैंने फर्स्ट एलिमेंट को ऐड कर दिया। फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गया? ए प्लस सी प्लस ई, और सेकंड एलिमेंट को ऐड कर देंगे, सेकंड एलिमेंट्स, तो बी प्लस डी प्लस एफ। ये हो गया सेकंड एलिमेंट। ठीक है, ये हमने कर दिया इधर वाला पार्ट सॉल्व। अब उधर वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, एंड उधर वाला पार्ट देखो। उधर वाले पार्ट में क्या है? ए स्टार बी स्टार सी, ऐसे। ठीक है ना। तो इस बार पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, अंडर ब्रैकेट जो है। तो देखो पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसका ये स्टार लगाना है तो स्टार का मतलब फर्स्ट एलिमेंट को ऐड करो, सेकंड वाले एलिमेंट्स को ऐड करो। फर्स्ट वाले एलिमेंट को ऐड किया, सी प्लस ई कामा डी प्लस एफ, ऐसे। अब वापस इन दोनों के बीच में स्टार आ गया, तो स्टार का मतलब फर्स्ट एलिमेंट को साथ में ऐड करना है, सेकंड एलिमेंट को साथ में ऐड करना है। तो फर्स्ट एलिमेंट को ऐड करेंगे कितना? ए प्लस सी प्लस ई। सेकंड एलिमेंट को ऐड करेंगे तो बी प्लस डी प्लस एफ, ऐसे। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ए प्लस सी प्लस ई, बी प्लस डी प्लस एफ, ए प्लस सी प्लस ई, बी प्लस डी प्लस एफ, दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब ये स्टार जो है वो आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। उसके बाद में लास्ट कौन सा हमारे पास? लास्ट हमारे पास है आइडेंटिटी एलिमेंट। हमें बताना है यानी अगर हमारे पास कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो हमें बताना है कि वो क्या होगा। देखो जरा, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट बताना है। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए हम करते क्या है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको ना दिखाता हूँ। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए हम क्या करते हैं, यही तो करते हैं, ए स्टार ई इक्वल्स टू ए। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए क्या होता है, अगर ई है ना
ई क्या है? आइडेंटिटी का मतलब जिसको किसी के साथ रिएक्ट करवाने पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ई को ए से रिएक्ट करवाया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब ई आपके पास क्या हो गया? आइडेंटिटी एलिमेंट। वहां पे क्या होता था? एक एक एलिमेंट होता था, लेकिन इस बार क्या होगा? ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होगा, तो मैं इसी को लिखूंगा लेकिन थोड़ा सा चेंज करके, किस फॉर्म में? ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओके, मेरे साथ देखते जाए बोर्ड पे। आप कहीं या तो मैं इसको रफ कर देता हूं, वरना ये आपको मैं पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा, है ना, तो वो थोड़ा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ऑपरेशन तो सबको पता ही है ना। अब मैं लिखता हूं यहां पे कौन सा? आइडेंटिटी, फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना, इसके लिए देखते हैं आइडेंटिटी के लिए। तो आइडेंटिटी के लिए क्या होता है? पहले तो ऑपरेशन कैसे डिफाइन? ए स्टार ई होता है, तो हम क्या लिखेंगे? ए की जगह ये आ गया, स्टार ई, तो ई नहीं मान के हम क्या मान लेते हैं? ई कामा एफ, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लेना पड़ेगा। इक्वल्स टू, वापस क्या आना चाहिए? वापस आपके पास आ जाना चाहिए ए कामा बी, ए स्टार ई इक्वल्स टू ए। इसको पूरा ए मानते हैं, तो ए स्टार ई इक्वल्स टू ए। अब यहाँ पे स्टार लगा, तो स्टार का मतलब फर्स्ट एलिमेंट को आपस में ऐड कर लो और सेकंड एलिमेंट को आपस में ऐड कर लो। तो फर्स्ट एलिमेंट को आपस में ऐड कर लिया, सेकंड एलिमेंट को आपस में ऐड कर लिया। इक्वल्स टू में क्या है? इक्वल्स टू आपके पास है ए कामा बी। अब दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल है। कब होते हैं दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल? जब उनके फर्स्ट एलिमेंट इक्वल हो और उनके सेकंड एलिमेंट भी, कॉरेस्पॉन्डिंग सेकंड एलिमेंट भी क्या होना चाहिए? इक्वल। तो इनके फर्स्ट एलिमेंट को इक्वल कर दो। दिस इंप्लाइज a plus e equals to a and b plus f equals to b। यहां से a से a कट जाएगा तो आपके पास e की वैल्यू कितनी आ गई? 0। यहां पर b से b कट जाएगा तो आपके पास f की वैल्यू कितनी आ गई? 0। इट मीन्स इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट हमने क्या माना था? e, f, है ना, तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा? e, f मतलब 0, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट आपके पास आ जाएगा 0, ठीक है। ये ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में दे रखा था, एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था बाकी से, इसलिए हमने इसको ऐसे डिफाइन कर लिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 इज कंप्लीटेड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड विच ऑफ द, क्वेश्चन नंबर 10 सॉरी, फाइंड विच ऑफ द ऑपरेशन गिवन अबव हैज आइडेंटिटी। गिवन अबव जो ऊपर दे रखे हैं उनमें से क्या बताना है आपको? आइडेंटिटी कौन कौन से हैं? आपको जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, उसमें शायद आई थिंक देखना होगा, तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं उसके बाद में। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास लिखा है, लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट क्यू ऑफ रैशनल नंबर्स एज फॉलोज, है ना, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। आई थिंक ये कर लोगे कि रैशनल नंबर में डिफाइन है, दो रैशनल नंबर का सम जो होता है वो वापस रैशनल नंबर होता है, उनका डिवीजन जो होता है, उनका सब्ट्रैक्शन जो होता है, ये सब आपको पता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को मुझे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। 9, 8, क्वेश्चन नंबर 8 एलसीएम और एचसीएफ वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 वगैरह ये करवा दिए, 5 और 6, उनमें एचसीएफ और एलसीएम पूछा हुआ था, तो सेम वही कंसेप्ट आई थिंक यहाँ पे लगेगा। अगर फिर भी नहीं होते तो मेरे नंबर आपके पास आई, आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर देना, तो वहाँ पे उसको डिस्कस कर लेंगे। इसके आगे चलते हैं मिसलेनियस के ऊपर। मिसलेनियस में देखते हैं कुछ क्वेश्चन, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ कि अपने वीडियोस काफी हो गए, 8 से 9 पार्ट तो केवल फर्स्ट चैप्टर के हो गए। काफी दिन अपने स्टार्ट हुआ है, पहला चैप्टर अभी चल रहा है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस करवाते हैं तो आपको पता है टाइम काफी लगता है, इसलिए मैं इनको स्किप कर रहा हूँ। अगर फिर भी आपको अगर डाउट रहते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज कर दें। सबके पास मेरे व्हाट्सअप नंबर है ही, है ना, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैं वापस एक बार लिख देता हूँ अगर किसी के पास नहीं है, है ना, 9829720481, इस पे कर दें, भले या दूसरा नंबर है 9782470043, दोनों में से आप किसी भी आपको डाउट हो तो आप वहां पे मुझे मैसेज कर दें, तो क्लियर कर लेंगे हम, ठीक है। ओके, इसके अंदर मिसलेनियस देखते हैं। मिसलेनियस पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज, first question is defined as let f such that r tends to r be defined as fx equals to 10x plus 7. Find the function g such that r tends to r such that gof and foz equals to ir. ये क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये, जो मैंने आपको 1.3 के अंदर जो मैंने आपको वहां पे पढ़ाया था ना, ये कंपोजिट फंक्शन वहां पे पढ़ाए थे, तो वहां पे ये क्वेश्चन आना था, तो वहां पे मैंने एक दो क्वेश्चन वहां पे भी स्किप किए थे, ये उनमें से एक क्वेश्चन है, तो इसको एक बार हम देखते हैं, अभी छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है? लेट f सच दैट w टेंड्स टू w, मतलब होल नंबर होगा ये, बी डिफाइंड एज fn इज इक्वल टू n-1 इफ n इज ऑड एंड fn इक्वल्स टू n+1 इफ n इज इवन। ओके, लोकेट बोर्ड। सबसे पहले फंक्शन कैसे डिफाइन है उसको हम देख लेते हैं। fn इज डिफाइंड एज इट इज n-1,
it is n minus 1 if n is odd. It is n minus 1 if n is odd, and it is n plus 1. It is n plus 1 if n is even. If n is even. If n is even. Okay. Okay. Show that f is invertible. आपको शो करना है कि f is invertible. Invertible कब होता है कोई भी फंक्शन? जब फंक्शन आपके पास क्या हो जाए 1 1 on 2. If a function is 1 1 on 2, then its inverse exists, है ना? Okay. क्वेश्चन नंबर अभी देखते हैं, इसको कंप्लीट करेंगे. फाइंड द इनवर्स ऑफ f. हियर w इज द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स. यहाँ पे w जो है वो सेट है किसका? ऑल ऑड नंबर्स, ऑल होल नंबर्स. होल नंबर्स आप सब जानते हैं 0 1 2 3 4 स्टार्ट्स फ्रॉम 0, है ना? ओके. Function is defined as function is equal to n minus 1 if n is odd and it is equal to n plus 1 if n is even. Okay. आपको बताना है कि f जो है वो क्या है आपके पास? इन्वर्टिबल फंक्शन है. फंक्शन will be invertible if and only if the function is 1 1 and on 2. So first, to find that function is invertible or not, we will find the function is 1 1 or on 2. 1 1 and on 2. First, to find function is 1 1, what we do? Look at board. सुनो, देखो आपके पास बोला क्या उसने कि अगर फंक्शन ऑड है, सॉरी n की वैल्यू अगर ऑड है तो आप फंक्शन कौन सा लेंगे? n माइनस 1, है ना? और अगर n की वैल्यू अगर इवन है तो आप फंक्शन कौन सा लेंगे? n प्लस 1 लेंगे. तो आप पहले ऑड के लिए इसको डिफाइन कर लें और फिर आप इसको इवन के लिए डिफाइन कर ले. दोनों के लिए हम अलग अलग डिफाइन कर लेंगे. इवन के लिए और दोनों को एक साथ क्लब नहीं कर सकते. क्लब क्यों नहीं कर सकते? आपको पता है कि दो भी कॉन्सिक्वेंट आपके कोई दो भी आपके पास दो नंबर है तो उनमें एक नंबर जो होता है वो कौन सा? इवन. तो उससे अगले वाला कौन सा होगा? ऑड होगा. तो कंजुगेटिव आप दो नंबर नहीं ले सकते, इसलिए हम क्या करेंगे? इसको डिफाइन करेंगे, ऑड के लिए अलग डिफाइन कर लेंगे और इसको इवन के लिए हम क्या कर लेंगे? अलग डिफाइन कर लेंगे. ऑड के लिए अलग डिफाइन कर लेंगे और इवन के लिए हम क्या कर लेंगे? इसको अलग डिफाइन कर लेंगे. तो कैसे डिफाइन करेंगे? देखो, पहले तो क्वेश्चन हमने आपको याद होगा, ऐसा क्वेश्चन हमने किसके अंदर किया था? ऐसा क्वेश्चन हम पहले शायद 1.2 के अंदर इसको डिस्कस कर चुके हैं, है ना? तो एक बार वापस हम करते हैं, ध्यान से देखो. टू फाइंड द फंक्शन इज 1 1 और नॉट. लुक एट बोर्ड. इफ फर्स्ट केस 1, इफ f is if n is odd, if n is odd, है ना? अगर n ऑड है आपके पास तो आपके पास क्या होना चाहिए? आप वही लेकर चलेंगे. fn1 इज इक्वल टू fn2. वहां पे fx1 बराबर fx2 लेकर चलते थे, यहाँ पे fn1 इक्वल्स टू fn2 लेकर चलेंगे, है ना? तो आपके पास fn1 की वैल्यू आपके पास हो जाएगी. fn1 ऑड के लिए कितना हो जाएगा? n1 माइनस 1 इज इक्वल टू n2 माइनस 1. माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया. यू विल गेट n1 इक्वल्स टू n2. यू विल गेट n1 इक्वल्स टू n2, है ना? फॉर इफ n इज इवन. सेकेंड, इफ n इज इवन, n is even, then you will get fn1 is equal to fn2. even है तो fn कौन सा काम आएगा? ये वाला काम आएगा. तो आप fn1 की जगह क्या लिख लेंगे? n1 plus 1 and n2 plus 1. 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा. you will get n1 equals to n2. You will get n1 equals to n2. If fn1 equals to fn2, then we get n1 equals to n2. That is why we can say the given function fn is an 1 1 function. Okay. To find the function is onto or not. Okay. We know that a function is an onto function if its codomain and range are equal. ओके तो देखो सबसे पहले हम इसका कोडोमेन और रेंज निकालेंगे. तो सब कोडोमेन एंड रेंज. कोडोमेन तो क्वेश्चन ने कहा है इट इज डिफाइंड फ्रॉम होल नंबर टू होल नंबर, w to w. देन द कोडोमेन ऑफ दिस फंक्शन fn इज होल नंबर. ओके द कोडोमेन ऑफ fn इज इक्वल टू होल नंबर. ओके अब इसके रेंज की बात करते हैं. तो रेंज के लिए देखो आपको पता है रेंज के लिए 2-3 तरीके आपके पास है, लेकिन सबसे आपको पता है इसका डोमेन क्या है? होल नंबर. होल नंबर में 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन. तो आप इसके अंदर वैल्यू रख के आपको जो आउटपुट मिलेगा वो सब आपकी क्या होती है? रेंज होती है. तो आप इसके अंदर इनपुट रखेंगे. आपने 0 रखा. 0 क्या है? नाइदर इवन नॉर ऑड. लेकिन हम 0 को कैसे एक बार अज्यूम कर लेते हैं किसकी तरह? ये बिहेव करता है, बिहेव्स लाइक एन इवन नंबर. ओके तो वी पुट 0. इफ वी पुट 0 देन fn will be equals to n plus 1 because n is an even number. Okay 0 is an even number. Okay यहाँ पे 0 रखेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा? मैं रेंज लिख रहा हूं यहाँ पे, ध्यान से देखना.
रेंज, है ना। अगर आपने 0 पुट किया तो यू विल गेट 1, इफ यू पुट 0 देन यू विल गेट 1, इफ वी पुट 1, 1 इज ऑड, if we put 1 then we will get 1 minus 1 is 0, we will get 0. Okay, if we put 2, 2 is an even number, so 2 plus 1 is 3, 2 plus 1 is 3. If we put if we put 3 then 3 is an odd number, 3 minus 1 it is 2. तो आपको क्या मिल रहा है, 0 1 3 2, फिर क्या मिलेगा आपके पास 5 फिर 4 ऐसे नंबर मिलते जाएंगे, मतलब 0 1 2 3 4 5 ये सारे नंबर आपको कंटिन्यूअसली मिलते जाएंगे। अब आपके पास क्या है, कोडोमेन और डोमेन आपस में इक्वल, कोडोमेन एंड रेंज आर इक्वल, दैट इज व्हाई द फंक्शन इज एन ऑन टू फंक्शन। तो फंक्शन आपके पास कौन सा हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। तो उससे यही पूछा था कि सबसे पहले आपको ये बताना था कि फंक्शन जो है वो आपके पास इन्वर्टिबल है या नहीं है। तो हमने कैसे बताया उसको इन्वर्टिबल है या नहीं, तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि फंक्शन इज 1 1 और नॉट। टू फाइंड द फंक्शन इज 1 1 और मैनी वन, फर्स्ट वी अज्यूम दैट fn1 इज इक्वल टू fn2, है ना। और उसके बाद जब हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिल गया, n1 इक्वल्स टू n2। तो हम कह देंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो कौन सा है, 1 1 फंक्शन है। उसके हमें बताना था कि फंक्शन ऑन टू है या नहीं। तो ऑन टू के लिए आप क्या करते हैं, उसका कोडोमेन एंड रेंज निकालते हैं। कोडोमेन तो क्वेश्चन में आपको गिवन रहता है, तो कोडोमेन आपके पास क्या है, होल नंबर, मतलब 0 टू इंफिनिटी। फिर आपने रेंज निकाला, रेंज कैसे निकाला, आपको पता है डोमेन को पुट करने पे आपको जो आउटपुट मिलता है वो आउटपुट आपका क्या होता है, रेंज होता है। तो आपने डोमेन को पुट करके देखा, डोमेन क्या था आपके पास, होल नंबर। तो आपने 0 1 2 3 ये सब पुट किया, 0 आपने पुट किया, 0 को हमने अज्यूम किया है कि 0 क्या है, एक इवन नंबर है, तो आपने 0 पुट किया तो आपको मिला 1। फिर आपने 1 पुट किया, 1 ऑड नंबर है तो 1 माइनस 1 आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया। फिर आपने 2 पुट किया, 3 पुट किया, 4 पुट किया, 5 पुट किया, ऐसे आप पुट करते जाएंगे तो आपको रेंज मिलता जाएगा। रेंज वापस किसके इक्वल आ जाएगा, W के, होल नंबर के इक्वल। तो रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल है, तो हम कहेंगे हमारा फंक्शन जो है वो 1 1 एंड ऑन टू है। इफ फंक्शन इज 1 1 ऑन टू देन इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। ओके, है ना। तो हमारे पास हमने क्या बता दिया यहाँ पे, द फंक्शन इज इन्वर्टिबल, है ना। ओके, अब हमें बताना है इसका इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है कि इसका इनवर्स होगा क्या। तो देखो बहुत इजी है, आपको पता है कि वापस हमें 2 केस लेने पड़ेंगे, जब n ऑड है और जब n क्या है आपके पास इवन है। तो सबसे पहला केस लेते हैं, इफ व्हेन n इज इवन, व्हेन n इज इवन। इसका बट एक छोटा सा कंसेप्ट जो मैंने छोड़ा है ना, पहला वाला क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने छोड़ा है, वहां पे जब भी आप इनवर्स निकालते हैं ना, तो इनवर्स के लिए जो ये कंसेप्ट है ये मैंने छोड़ ही दिया है आपके लिए, ये हम आगे डिस्कस जरूर करेंगे। fog x इक्वल्स टू gauf x, fog x इज इक्वल टू gauf x इज इक्वल टू i। इसका मतलब क्या होता है, अगर fog x और gauf x आपके पास i आ रहा है ना, तो आपको पता है किन्हीं भी दो फंक्शन का अगर कंपोजिट आपके पास कोई i मतलब आइडेंटिटी आ रहा है ना, तो होता क्या है, f और g है ना आर इन्वर्टिबल, है ना। f इज इन्वर्टिबल ऑफ g, इज इनवर्स ऑफ g एंड g इज इनवर्स ऑफ f। अगर दो नंबर का, जैसे आपको याद करूं जब हमने ये पढ़ा था एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या आता था, a स्टार b इज इक्वल टू e। e क्या था, आइडेंटिटी एलिमेंट था ना। अगर दो एलिमेंट का स्टार ऑपरेशन आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, इसका मतलब ये दोनों जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। अब यहाँ पे fog और gauf i आने का मतलब क्या है, i आने का मतलब यही है कि f जो है वो g का इनवर्स होगा और g होगा वो क्या होगा, f का इनवर्स होगा। तो ये कंसेप्ट इन क्वेश्चंस में लगते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर भी हमें लगाना है ये। लेकिन अभी मैं ये क्वेश्चन जो दूसरे वे में करवा रहा हूँ, लेकिन फिर आपको जो एग्जाम में डायरेक्टली करना है वो मैंने कुछ क्वेश्चन वहां पे पहले छोड़ रखे हैं। 1.4 के 3 से 4 क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, मैंने वहां पे उनको छोड़ दिया था, जानबूझ के मैंने छोड़ा हुआ है ताकि एक नया कंसेप्ट जो है वो एक साथ ही बताऊं, आपको एक साथ क्लियर हो जाए, उसमें कुछ आपके प्रॉब्लम नहीं रहे। तो ये क्वेश्चन भी वहीं से आता है, पहला वाला क्वेश्चन हमने छोड़ दिया है। ये सेकंड वाले मुझसे पूछा, इसका पहले तो आपको बताना था कि 1 1 ऑन टू है या नहीं, तो हमने 1 1 ऑन टू तो बहुत इजीली बता दिया। अब हमें इसी को बताना है कि ये क्या है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर करता है तो आपके पास क्या आएगा, तो देखो आप क्या करते हैं, इनवर्स निकालने के लिए गिवन फंक्शन को इनवर्स निकालने के लिए आप है ना, इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, गिवन फंक्शन को y के इक्वल अज्यूम कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले जब n ऑड लेंगे तो इस फंक्शन को y के इक्वल करेंगे, तो आप क्या करेंगे, y इज इक्वल टू n माइनस 1 इफ n इज ऑड,
इफ n इज ऑड, अगर ऑड है तो हम क्या करेंगे y इक्वल्स टू n माइनस 1, और जो y के इक्वल है उसको किसके इक्वल, x के इक्वल लेके आते, लेकिन इसमें x तो है नहीं, x की जगह कौन आया है, n आया है, तो n के इक्वल आएंगे, तो n इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास y प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे इनवर्स, जब n ऑड है तो इनवर्स जो होगा f इनवर्स n वो क्या हो जाएगा आपके पास, मैंने क्या कहा था लास्ट में, क्या करते हैं x की जगह इनवर्स लिख देते हैं और y की जगह पे x लिख देते हैं, लेकिन x तो है ही नहीं इसमें, x की जगह पे n है, तो ये क्या हो जाएगा n प्लस 1। जब n ऑड है तो आपके पास इनवर्स कितना हो जाएगा, f इनवर्स n इक्वल्स टू n प्लस 1, ठीक है। सेकंड केस में जब n क्या है आपके पास इवन, इफ n इज इवन और इवन है तब फंक्शन जो है वो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल, मतलब y इज इक्वल टू n प्लस 1, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई, y माइनस 1। लास्ट में क्या करना था, n की जगह f इनवर्स n और y की जगह पे x, तो आपके पास इसके इनवर्स 2 आ गए, कौन कौन से, जब इवन है तब तो क्या आ जाएगा n माइनस 1, इवन है तब तो क्या आ जाएगा n माइनस 1, और जब ऑड है तब कितना आ जाएगा n प्लस 1। आपको दोनों को अलग अलग डिफाइन करना पड़ेगा, कैसे डिफाइन करेंगे इसको, ऐसे f इनवर्स n क्या, जब इफ n इज इवन, मैं इसको थोड़ा रफ कर रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे f इनवर्स लिख रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, एक में तो आ जाएगा n प्लस 1 और एक में आ जाएगा n माइनस 1। n प्लस 1 कब आएगा, जब n इज ऑड, जब n ऑड था तो आपके पास इनवर्स ही आ गया, और n माइनस 1 कब आएगा, इफ n इज इवन, जब n क्या है आपके पास इवन, ऐसे डिफाइन होगा। ये मैंने एक दूसरा तरीका आपको जो मिलेगा, बहुत बुक्स में मिलेगा, बहुत जगह मिलेगा, वो मैंने अभी स्किप कर रखा है। उसका रीजन ये है कि वो थोड़ा कंसेप्ट उसका बाकी से अलग है। जैसे मैंने आपको 1 1 ऑन 2 के लिए बता रखा है, 1 1 ऑन 2 मैंने कैसे बताया आपको, fx1 इक्वल्स टू fx2, दिस इंप्लाइज x1 इक्वल्स टू x2। लेकिन इससे 1 1 को फाइंड आउट करने का भी एक दूसरा तरीका है, हम फॉग और गॉफ निकालते हैं 1 1 ऑन 2 के, लेकिन वो मैंने एक बार स्किप कर रखा है जानबूझ के, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बहुत सारी चीजें एकदम आपके साथ में आ जाए, फिर आपको कंफ्यूजन हो जाए, ऐसा मैं नहीं चाहता। जब हम ऑफलाइन क्लासेस पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि वो भी एक तरीका है कि वहां पर मैं इजीली एक दूसरे के फेस टू फेस रहेंगे, तो आपके फेस से भी मुझे पता चल जाएगा आप कितना उसको गेन कर पा रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको एक बार स्किप किया है। हो सकता है आगे के 1-2 क्लास में मैं उसको बता भी दूं। जैसे पहला क्वेश्चन जो मैंने अभी स्किप किया है वो पहला क्वेश्चन यही है और कुछ भी नहीं है, ऐसे ही बताना है मुझे। फॉग और गॉफ को मैं आई के इक्वल लाऊंगा और वहां से मैं बताऊंगा कि 1 1 ऑन 2 है या नहीं है, वो सब, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने ऑलमोस्ट आपके पास, देखो 1 1 कैसे बताते हैं, 1 1 के लिए पहले ऑड के लिए अलग, इवन के लिए अलग, फिर मैंने उसका रेंज बताया, रेंज बताने के लिए उसने उसके आपको कहा कि उसका इनवर्स निकालो, तो इनवर्स मैंने आपको बता दिया, इवन के लिए अलग, ऑड के लिए अलग, तो फाइनली फंक्शन कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर जो सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखो उसके बाद में, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है if f such that r tends to r is defined by fx equals to x square minus 3x plus 2, find f of fx, है ना। function is defined from r to r, function is defined from r to r and it is defined by fx is equal to x square minus 3x plus 2 एंड फाइंड आउट क्या करना है हमें, f ऑफ fx, फाइंड f ऑफ fx, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। f ऑफ fx, तो सब स्टूडेंट जानते हैं f ऑफ fx का मतलब क्या होता है, फंक्शन f में x की जगह पे किसको रख दो, f को रख दो। तो लेकिन इससे पहले डिफाइन है या नहीं, 3 बातें मैंने आपको बताई थी, पहले डिफाइन है या नहीं, अगर डिफाइन है तो किस में डिफाइन है, और फिर थर्ड लास्ट में हम क्या करते थे उसको फाइंड आउट कर लेते थे। तो सबसे पहले डिफाइन है या नहीं, फंक्शन f से f में डिफाइन है, तो f से f में, f से क्या है, f में डिफाइन है, तो कैसे लिखेंगे, देखो f से f में डिफाइन है ना, तो सबसे पहले f ऑफ fx कब डिफाइन होगा, पहले वाले का डोमेन दूसरे वाले का रेंज, f का डोमेन f के रेंज के इक्वल होना चाहिए। तो देखो f का डोमेन f के रेंज के इक्वल है, इसका मतलब फॉग डिफाइन तो है, तो क्या f ऑफ f है ना डिफाइन, तो क्या लिखेंगे, सिंस डोमेन एंड रेंज आर इक्वल, so
f of x is defined, या f of fx defines. क्लियर? पहला ये बता दिया. अब किससे किस में डिफाइन होगा? नाउ f of fx कैसे? मैंने बताया था ना आपको कैसे किससे किस में डिफाइन होता है. f of fx उल्टा चलता है, याद होगा. मैंने कहा पहले तो पता करते हैं डिफाइन है या नहीं. वो कैसे पता करते हैं? f का डोमेन f के रेंज के इक्वल हो तो डिफाइन है. अब किससे किस में है उसके लिए उल्टा चलते हैं. f का डोमेन f के रेंज के, तो f का डोमेन से f के रेंज में, मतलब r से r में डिफाइन है. r से r में डिफाइन है. ठीक है, इससे इसमें डिफाइन है. और अब आपको निकालना है f of fx का मतलब f of fx. और इसका मतलब क्या होता है? ये तो मैंने ऐसे ही बताया है ना, आप डायरेक्टली यहां से स्टार्ट कर सकते हैं. f of fx का मतलब फंक्शन f में x की जगह पे आपको क्या रख देना है? वापस f रख देना. तो फंक्शन f आपके पास है क्या? फंक्शन f है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. ये ठीक है ना. तो आपको करना क्या है इसमें? फंक्शन f में x की जगह पे, इसमें x की जगह पे आपको वापस किसको रख देना है? fx. तो जहां जहां x है वहां पे हम वापस क्या रख देंगे? fx रख देंगे. तो यहाँ पे x है ना, तो इस x की जगह पे आप fx क्या है? fx x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. ये x स्क्वायर माइनस 3x, x की जगह वापस x लिखेंगे. x कितना है? x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. और आगे क्या लिखा है? प्लस का 2. हमने क्या किया? f of fx का मतलब फंक्शन f में x की जगह पे वापस किसको रख देना? f को. तो जहां जहां x था वहां पे मैंने क्या कर दिया? देखो fx को लिख दिया वापस से. बस ये हमारे पास आ गया f of fx. बस इसको सॉल्व करेंगे. इसको सॉल्व कर लो. ये क्या है? a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca है ना. तो a स्क्वायर मतलब ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो माइनस 6x क्यूब, 2ab प्लस 2bc, 6 to 12, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो 2 to 4x स्क्वायर. ठीक है, ये आप कर लेना. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca ऐसा. और आगे क्या लिखा आपके पास? माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x और माइनस 6 प्लस 2. इसको फर्दर आप फाइनली सॉल्व कर दें तो कितना हो जाएगा? x टू दी पावर 4 है ना, उसके x क्यूब है आपके पास, माइनस 6x क्यूब माइनस 6x क्यूब. फिर स्क्वायर वाले टर्म्स देखो. 9 प्लस 4 13 माइनस 3 इट इज 10 x स्क्वायर के बाद x वाले टर्म्स देखो आप. माइनस 12 प्लस 9 इट इज माइनस 3x. कांस्टेंट टर्म्स 4 प्लस 2 6 माइनस 6 इज 0 है ना. देन यू कैन टेक कॉमन x, देन x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3. दिस इज आवर f of fx. इज इट क्लियर? है ना. ओके, इजी था. बस f of fx निकालना था. फंक्शन f में x की जगह पे f को रखना था, वो हमने रख दिया, कंप्लीट हो गया. उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 देखें. क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है 4 में? शो दैट फंक्शन f such that r tends to x बिलोंग्स टू r माइनस 1 से 1, मतलब जो वैल्यू आपको मिलेगी वो माइनस 1 से 1 के बीच में मिलेगी. डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस मॉड्यूलस x. x बिलोंग्स टू r इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन. आपको बताना है कि जो फंक्शन आपको दे रखा है वो कौन सा है? 1 1 एंड ऑन टू है. अब इसके अंदर देखो आपके पास मॉड्यूलस आपको दिख रहा है. इसके अंदर क्या दिख रहा है आपको? मॉड्यूलस दिख रहा है. अगर मॉड्यूलस आपको दिख रहा है तो आप क्या करेंगे? आपको 2 कंडीशन डिफाइन करनी पड़ेगी. थोड़े से बेटा ये जो क्वेश्चंस है ना जो हम डील कर रहे हैं अभी, इनमें भी आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम इसलिए आ सकता है कि आपने इस चीजों को इतना बोलते हैं ना इजिली आपने समझा नहीं है. जैसे मॉड्यूलस x आ गया, तो अब मॉड्यूलस x में अगर मुझे फंक्शन डिफाइन करने हो, जैसे fx1 इज इक्वल टू fx2,
अगर मेरे पास fx बराबर होता है मॉड्यूलस x के, तो हम क्या करते, मॉड्यूलस x1 इक्वल्स टू मॉड्यूलस x2, तो यहाँ से x1 इक्वल्स टू आ जाता प्लस माइनस x2, ऐसा आ जाता। कि मॉड्यूलस जब भी हम हटाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, प्लस माइनस दोनों आते हैं। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन के अंदर मॉड्यूलस लिखा है, तो मॉड्यूलस के अंदर हम क्या करेंगे, हमें अलग अलग केसेस लेने पड़ेंगे, अलग अलग केसेस को हम डील करेंगे, अलग अलग केसेस को, एक मिनट, अलग अलग केसेस को हमें क्या करना पड़ेगा, डील करना पड़ेगा, अलग अलग केसेस को डील करना पड़ेगा। पहले हम क्या देखेंगे कि x को पॉजिटिव ले लेंगे, y को क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। फिर क्या करेंगे, x को पॉजिटिव, y को नेगेटिव ले लेंगे, और फिर दोनों को पॉजिटिव ले लेंगे और दोनों को क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। ऐसे हमारे पास क्या होंगे, अलग अलग केसेस आएंगे, और अलग अलग केसेस के बेसिस पे हम क्या बताएंगे कि आपस में इक्वल आते हैं या नहीं आते। अगर अलग अलग केसेस में सारे इक्वल आ गए तो हम यहाँ पर क्या कह देंगे कि हमारा f जो है वो क्या है, 1 1 है। मेरे साथ देखना सारे स्टूडेंट्स एक बार अच्छे से। देखो बेटा, अगला जो फंक्शन डिफाइन है वो मैं बताता हूँ आपको। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। कैसा लिखा है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, लुक एट बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे डिफाइन है, क्वेश्चन नंबर 4, एंड इट इज डिफाइंड बाय f such that r tends to x tends to r such that -1 x and 1, ऐसा, ठीक है, -1 and ये, ठीक है, ओके। डिफाइंड बाय, एंड फंक्शन इज डिफाइंड बाय fx is equal to x upon 1 plus modulus x, x upon 1 plus modulus x, it is defined by x upon 1 plus modulus x। आपको बताना ये फंक्शन जो है वो 1 1 on 2 है या नहीं है। सुनो जरा, अच्छा क्वेश्चन है। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा क्या करूं, अलग तरीके से लिखूं इसको, तो आपके क्वेश्चन करने का तरीका बदल जाएगा। कैसे, अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता, fx is defined by 1 upon 1 plus modulus x, 1 upon 1 plus modulus x, तो हम अगर हमें इसको प्रूव करना होता कि ये 1 1 है या नहीं, तो हम कैसे लेके चलते हैं, हम लेके चलते हैं लेट fx1 is equal to fx2, we put the value of fx1 by fx is equal to 1 upon 1 plus modulus x, then fx1 is equal to 1 upon 1 plus modulus x1, बस x की जगह x1 से रिप्लेस कर देना था, और fx2 क्या हो जाता, 1 upon 1 plus modulus x2, ऐसा हो जाता, ठीक है। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, तो 1 प्लस मॉड्यूलस x2 इज इक्वल टू 1 प्लस मॉड्यूलस x1, 1 से 1 कैंसिल हो जाता, यू विल गेट मॉड्यूलस x2 इज इक्वल टू मॉड्यूलस x1। जब मॉड्यूलस हटाते तो आपको पता है एक पे प्लस माइनस आता है, तो ये x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2, मतलब फंक्शन इज मैनी 1 नॉट ए 1 1, है ना, ओके, ऐसा आता। पता है ना, अगर x1 इक्वल्स टू x2 आता है तब तो 1 1 होता है, और x1 इक्वल्स टू प्लस माइनस x2 आता है मतलब मैनी 1 होता है, तो ये क्वेश्चन मैनी 1 हो जाता है। हमें कुछ नहीं करना था, नॉर्मली हमने fx1 इक्वल्स टू fx2 लिया, लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ गया, x आ गया। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप तरीके समझने की कोशिश करना, मैं आपको ये बता रहा हूँ क्वेश्चन ऐसे ही क्यों करेंगे जैसे हम करने वाले हैं। यही मैंने इस क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या लिया होता, fx1 इक्वल्स टू fx2 लिया होता, तो हमें क्या लिखना पड़ता, x1 अपॉन 1 प्लस मॉड्यूलस x1 इज इक्वल टू x2 अपॉन 1 प्लस मॉड्यूलस x2, है ना। अब यहाँ पे हम क्या करते, क्रॉस मल्टीप्लाई करते, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x1 1 प्लस मॉड्यूलस x2 इज इक्वल टू x2 1 प्लस मॉड्यूलस x1, ऐसे ये आता। आप अंदर मल्टीप्लाई करते तो x1 प्लस x1 मॉड्यूलस x2 इज इक्वल टू x2 प्लस मॉड्यूलस x2 मॉड्यूलस x1, ऐसे आ जाता, है ना। अब आप किसी के देखो वहां पे तो क्या हो गया था, मॉड्यूलस x1 इक्वल्स टू मॉड्यूलस x2 आ गया था, तो आपने प्लस माइनस कर दिया। अब यहाँ पे दोनों इक्वल ही नहीं आ रहे, तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे हम कुछ भी कर नहीं सकते हैं, है ना। इसको आगे फर्दर सॉल्व कर ही नहीं सकते, पता ही नहीं कर सकते x1 x2 के बराबर आएगा या नहीं आएगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम अलग अलग केसेस को डिस्कस करेंगे। पहला केस कौन सा होगा, देखो मॉड्यूलस है तो पॉसिबल क्या क्या हो सकता है उन सबको हम देखते हैं। अगर मॉड्यूलस हमारे पास है तो हम क्या क्या कर सकते हैं, या तो क्या होगा, जब हम x1 x2 दोनों लेंगे, या तो x1 x2 दोनों प्लस होंगे,
या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों निगेटिव होंगे, या फिर x1 पॉजिटिव होगा x2 नेगेटिव होगा, या x2 पॉजिटिव होगा x1 नेगेटिव होगा। ये चारों केसेस हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे, टू फाइंड, यस डायरेक्टली लेट हमें पता है 1 1 के लिए हमें क्या करना होता है, क्या कर देंगे यहां पे, लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, लेट fx1 इज इक्वल टू fx2। अब यहां पे हम क्या करेंगे, fx1 की जगह fx1 लिख देंगे, कितना आएगा, x1 अपॉन 1 प्लस मॉड्यूलस x1 इज इक्वल टू fx2 की जगह पे x2 अपॉन 1 प्लस मॉड्यूलस x2। अब यहां पर हम अलग अलग केस डिफाइन करेंगे। फर्स्ट केस फर्स्ट C1 क्या, इफ x1 is positive, x1 and x2 both are positive, x1 and x2 पहले केस ले तो दोनों पॉजिटिव है, both are positive। अगर दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तो मॉड्यूलस से पॉजिटिव निकलेगा, तो ये हो जाएगा x1 अपॉन 1 प्लस x1, मॉड्यूलस से प्लस ही आएगा ना जो पॉजिटिव है तो, और यहाँ पे x2 अपॉन 1 प्लस x2। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई का कितना आएगा, x1 प्लस x1 x2 इज इक्वल टू x2 प्लस x1 x2। x1 x2 से x1 x2 कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट x1 इक्वल्स टू x2। पहले केस में आपको मिल गया x1 इक्वल्स टू x2, कब, जब आपने फंक्शन को इक्वल लिया था तो दोनों आपस में इक्वल मिल गए, भले यहां तक हमें चांसेज है कि हमारे पास जो फंक्शन है वो कौन सा है, 1 1 है। फिर केस 2 लेते हैं, केस 2 कौन सा, बोथ आर नेगेटिव। अगर दोनों हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, अगर दोनों हमारे पास नेगेटिव है तो क्या होगा, देखो इस बार आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव है तो मॉड्यूलस नेगेटिव में खुलेगा, x1 अपॉन 1 माइनस x1, x2 अपॉन, यहां से देखना ना, x2 किस में खुल जाएगा, माइनस में, अपॉन 1 माइनस x2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, x1 माइनस x1 क्रॉस x1 माइनस x1 x2, इधर भी x2 माइनस x1 x2, तो x1 x2 से x1 x2 कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट x1 इक्वल्स टू x2। मतलब जब दोनों निगेटिव है तब भी हमारे पास फंक्शन कौन सा आएगा, अगर दोनों निगेटिव है तब भी हमारे पास जो फंक्शन बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, इस केस में भी हमारे पास जो फंक्शन बनेगा वो कौन सा बनेगा, है ना। तो दोनों केसेस के अंदर, पहले केसेस में भी हमें क्या हुआ, पहले केस में हम क्या लेके चले थे, fx1 इक्वल्स टू fx2 लेकर चले थे, तो हमें क्या मिल गया, x1 इक्वल्स टू x2। सेकंड केस में जब हमने दोनों को नेगेटिव लिया तब भी हमारे पास क्या था, हमें क्या मिल गया, x1 इक्वल्स टू x2। थर्ड केस हम लेंगे, केस 3। केस 3 कौन सा होगा, इफ x1 इज पॉजिटिव, x1 इज पॉजिटिव एंड x2 इज नेगेटिव, ये केस ले लेते हैं, है ना, ये केस लेंगे तो देखो क्या हो जाएगा आपके पास, x1 अपॉन, x1 पॉजिटिव लिया है तो 1 प्लस, ये किस में खुलेगा, पॉजिटिव में खुलेगा, और अगले में x2 अपॉन, इसको नेगेटिव लिया है तो क्या आएगा, 1 माइनस x2। क्लियर है इतना, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा आपके पास, x1 माइनस x1 x2 इक्वल्स टू x2 प्लस x1 x2, ऐसा। मेरी बात समझ गए आप, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से भी हमें बताना है कि ये 1 1 ऑन 2 होगा या नहीं, सॉरी इसमें x1 x2 आपस में बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। मेरी बात समझ गए ना, हमने क्या किया, x1 को पॉजिटिव लिया है, पॉजिटिव लेने का मतलब इस बार हमारे पास जो फंक्शन खुलेगा वो किस में खुलेगा, प्लस में खुलेगा, और नेगेटिव लेने का मतलब x2 किस में खुलेगा, हमारे पास माइनस में खुलेगा। तो हमारे पास ये है x1 अपॉन 1 प्लस x1, और वहां पे आपके पास x2 अपॉन 1 माइनस x2, ये आ गया। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। फर्दर कैसे सॉल्व करते हैं, x1 को आप इधर ले आते हैं, x1 माइनस x2 वो पॉजिटिव आ जाएगा। जस्ट अ मिनट, 1 माइनस x2 ये हो गया, ओके। x1 माइनस x2 इज इक्वल टू x1 x2 प्लस x1 x2, है ना, ऐसे आ गया। x1 x ये हो गया ना आपके पास, x1 x2 प्लस x1 x2, तो हम इसको उधर ले गए, इसको इधर ले, तो x1 माइनस x2 इक्वल्स टू x1 x2 प्लस x1 x2, तो यहां से कितना है आपके पास, x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 2x1 x2,
ये आपके पास आ गया x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 2x1 x2। अब इसको हमें देख के ये बताना है कि हमारे पास जो फंक्शन हमारे पास है कि इसमें x1 बराबर x2 आ रहा है या x1 बराबर प्लस माइनस x2 आ रहा है, ये हमें देखना। अब हमारे पास आया क्या, x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 2x1 x2, है ना। तो इसके बाद हम क्या देखेंगे उसको ध्यान से देखो। यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो हमने क्या लिया था, x1 को पॉजिटिव लिया था, x2 को निगेटिव लिया था। x1 हमारे पास पॉजिटिव है और x2 क्या है, नेगेटिव। तो इसके हमारे पास ये क्या मिलेगा आपको, देखो ये क्या वैल्यू क्या मिलेगी, ये वैल्यू आपके पास क्या, इसको अगर आप ध्यान से देखें x1 पॉजिटिव है, x2 आपके पास क्या है, नेगेटिव। तो प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आएगा, मतलब ये क्वांटिटी जो आपके पास आने वाली है वो कौन सी आएगी, वो आएगी नेगेटिव आएगी। ये कौन सी क्वांटिटी आएगी, नेगेटिव आएगी। और ये क्वांटिटी ये क्या, x1 पॉजिटिव है, x2 नेगेटिव है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये क्वांटिटी आपके पास क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ये क्वांटिटी क्या आएगी आपके पास, पॉजिटिव आएगी। ये तो क्या होगी, नेगेटिव हो गई, ये पॉजिटिव। क्या नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में इक्वल हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। मतलब ये रूल ही क्या हो जाएगा, रूल्ड आउट हो जाएगा, है ना। ये रूल ही नहीं रहेगा, इसको हम डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या हुआ, इसके एक चीज समझने जरा। अगर ये ऐसा आया है इस क्वेश्चन के अंदर, मेरी बात को सुनना इंपॉर्टेंट है, मतलब केस क्या क्या पॉसिबल, पहला केस जो था x1 x2 पॉजिटिव है वो पॉसिबल था, दूसरा नेगेटिव है वो भी पॉसिबल था, लेकिन तीसरे को हमने किया तो कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है। वो बात अलग थी कि हमारे पास x1 बराबर प्लस माइनस x2 आ जाता, ये कुछ आ जाता, दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, एक साइड जो है वो नेगेटिव आ गई और एक साइड जो है वो क्या है, पॉजिटिव आ गई। इसका मतलब जो हम लेकर चले थे वही हमारे पास क्या था, गलत था। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो लेकर चल रहे हैं वो ही क्या है, गलत है, क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव आ रहा है एक तरफ नेगेटिव आ रहा है। सॉल्व करने पर ऐसा नहीं आना चाहिए। मतलब इसका जो ये केस है x1 इज पॉजिटिव एंड x2 इज नेगेटिव, ये केस ही क्या हो जाएगा आपके पास, कैंसिल हो जाएगा। ये केस ही हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगा। पहला केस कौन सा था कि x1 x2 बहुत सारे पॉजिटिव, तो देखो इक्वल आ रहे थे, इसमें भी आ रहा था। लेकिन यहां पर अगर ऐसा होता ना क्या कि x1 x2 इक्वल्स टू 2x1 x2, और ये भी हमारे पास हम सॉल्व करते, ये भी क्या आता, ये भी पॉजिटिव आता और ये भी हमारे पास क्या आता, पॉजिटिव, तो हम कहते थे ये आगे बढ़ सकता है ना। मतलब ये हम जो लेकर चल रहे हैं वो सही लेकर चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं आ रहा है ना। अब बराबर नहीं आ रहा है, एक पॉजिटिव आ रहा है एक नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये क्या, रूल्ड आउट है, ये रूल में ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। इसलिए ये केस जो है वो मैं तो कैंसिल करके दिखा रहा हूं, लेकिन आपको कैंसिल नहीं करना है, आप बस लिख देंगे ये रूल्ड आउट है, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये केस हमारे पास, हम इसको हम अज्यूम ही नहीं करना है हमें इस केस को, ठीक है। उसके एक केस हमारे पास और रह गया लास्ट, कौन सा वाला, एक केस और रह गया हमारे पास C4, कौन सा, जब x क्या हो, x नेगेटिव हो, इफ x1 is positive, sorry x1 is negative, x1 is negative and x is positive, x2 is positive, x2 is positive। ये केस लेकर और देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आपने ऐसा लिया तो इस बार आपके पास क्या आएगा, x1 नेगेटिव है तो x1 तो नेगेटिव में खुलेगा, x1 अपॉन 1 माइनस x1, और ये प्लस में खुलेगा तो x2 अपॉन, ये भी रोल्ड आउट आएगा, 1 प्लस x2। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट x1 प्लस x1 x2 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 x2, है ना। ओके, अब सबको इनको तो उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, x1 x2 प्लस x1 x2 इज इक्वल टू x2 माइनस x1। मैं x1 को उधर ले गया, इसको इधर ले आया, तो x1 x2 प्लस x1 x2 इट इज 2x1 x2 इक्वल्स टू x2 माइनस x1। अब देखो जरा, x1 नेगेटिव है x2 पॉजिटिव है, इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है वो क्या आएगी, नेगेटिव, क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये नेगेटिव। इस वैल्यू को देखते हैं, x2 क्या था, x2 पॉजिटिव है, पॉजिटिव में से एक नेगेटिव नंबर माइनस होगा तो माइनस, और ये भी माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस, तो ये क्वांटिटी कौन सी आ जाएगी, ये पॉजिटिव आ जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं, इधर वाली क्वांटिटी जो है वो आपके पास क्या है, नेगेटिव आ गई, और दूसरी वाली जो बराबर में लिखी है कौन सी, वो आपके पास क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। तो क्या लिखेंगे, द केस ऑफ x1 being negative and x2 being positive, है ना, कैन बी रूल्ड आउट। क्या लिख देंगे इसके नीचे, इन दोनों में क्या लिखेंगे लास्ट में, जो लास्ट में आप क्या लिखेंगे, द केस
the case x1 being negative, x1 being negative and x2 being positive, x2 being positive considered as ruled out, या डायरेक्टली लिख दो ruled out, ruled out। अगर ये रूल्ड आउट है मतलब इसको हम साथ में ले ही नहीं सकते, ये पॉसिबल ही नहीं रहेगा। जब हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉसिबल नहीं रहेगा, है ना, तो हम डायरेक्टली क्या बोल देंगे कि ये जो आपके पास डिफाइन है फंक्शन वो क्या है, इसके लिए जब दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव है उनके लिए तो क्या रहा है, इक्वल्स टू आ रहा है। लेकिन ये दोनों केस ही पॉसिबल नहीं होंगे, ये दोनों केस हमें लेने ही नहीं है, ये दोनों केस ही रूल्ड आउट हो गए, ये तो हमें लेना ही नहीं है। तो हम केवल इन दोनों के बेसिस पे जस्टिफाई करेंगे, इन दोनों के बेसिस पे बताएंगे कि हमारे पास f जो है वो 1 1 है या नहीं। तो इसको बेसिस पे हमने बताया कि यहाँ पे पॉजिटिव था, सॉरी यहाँ पे x1 इक्वल टू x2 आया, यहाँ पे भी x1 x2 आया। तो क्या लिखेंगे लास्ट में, फ्रॉम केस C1 and C2, from case 1 and 2 if fx1 equals to fx2, this implies x1 equals to x2, that is why f is 1 1 function, f क्या हो गया 1 1 function। इसके बाद में आता है आपके पास कौन सा, इसको ऑन टू डिफाइन करना। आज ये क्लास का टाइम हो गया, आगे सर की क्लास है इसलिए बाकी हम डिस्कस करेंगे हमारे अगली क्लास में। थैंक यू, वंदे मातरम।